तो हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरे GS 2 17वीं BPSC मेंस के जो पॉलिटी सेक्शन है उस सेक्शन में जो मैंने आंसर्स लिखे हैं उस आंसर को हम लोग इसमें देखेंगे और ये देखेंगे कि मैंने इस जो पॉलिटी सेक्शन है GS 2 का जो कि पहला सेक्शन होता है इसमें मैंने किस तरह से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट लिया है। क्योंकि इस बार इस बार जो GS 2 का क्वेश्चन था वो बहुत ज़्यादा लेंदी था। एक क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप बढ़ा दिया गया था इसमें, जिसके कारण जो कि साइंस एंड टेक में था, जिसके कारण ये क्वेश्चंस जो है कुछ ज़्यादा ही टाइम टेकिंग हो गया था और सारे क्वेश्चंस जो थे बहुत थॉट प्रोसेस वाले थे। फ्रेमिंग करना आसान नहीं रहा होगा विद इन 3 आवर्स। तो देखते हैं ये हमने कैसा क्वेश्चन लिखा है। उस आधार पे मैं मार्क्स तो भी गेस नहीं कर सकता, लेकिन आप एक देख लो कि मैंने कैसा लिखा है। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 32 भारत के संविधान का हृदय और आत्मा है, व्याख्या कीजिए। तो इसमें अनुच्छेद 32 के बारे में पूछा गया है कि वो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा है, इसको व्याख्या करना है किस प्रकार। तो इसमें मैंने छोटे से इंट्रो के साथ शुरुआत की है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में अनुच्छेद 32 का प्रावधान है, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। यह राज्य द्वारा मूल अधिकारों के हनन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में रिट संरक्षण प्रदान करता है। तो ये मैंने ये बता दिया कि किस तरह से ये रिट संरक्षण प्रदान करता है, इसीलिए इसे आत्मा कहा गया है। उसके बाद मैंने अनुच्छेद 32 में आने वाले 5 रिटों का प्रावधान को बता दिया, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, अधिकार परीक्षा लेख, उत्प्रेषण, प्रतिरोध और परमादेश। उसके बाद जो दूसरा पेज है इसमें मैंने थोड़ा इन सभी चीज़ों को धीरे धीरे ब्रीफ कर दिया है। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण में इसका अर्थ है कि संबंधी आरोपी व्यक्ति का सशरीर उपस्थिति अब यह आम मतलब कि ऑनलाइन भी हो जाता है। अधिकार परीक्षा लेख के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया कि किसी भी व्यक्ति पर या अधिकारी के दायित्व के सबूत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट लिखित स्पष्टीकरण मांग सकती है। उत्प्रेषण में मैंने इसमें यह अधीनस्थ न्यायालय के विषय पर ऊपर न्यायालय को भेजने की वकालत करता है। प्रतिषेध में यह किसी भी अधीनस्थ न्यायालय को किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाया जा सकता है और परमादेश की स्थिति में किसी भी संगठन या अधिकारों को आदेश दिया जा सकता है। फिर मैंने इसको कंक्लूड कर दिया कि अतः अनुच्छेद 32 भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को संरक्षित करने के कारण इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि इन सभी जो पाँचों के पाँचों रिट हैं, इन सभी रिटों से मूल अधिकारों की रक्षा होती है। इसीलिए इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, तो संविधान की आत्मा कह सकते हैं। तो मैंने एक काम चलाओ डिसेंट एंसेंट लिखने का कोशिश किया इसमें। मे बी इसमें 2 या 2.5 या 3 भी मिल सकता है, पता नहीं। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण बिहार के संदर्भ में इस कथन की विश्लेषण कीजिए। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में बिहार के संदर्भ में बताना था। तो इसमें मैंने एक छोटे से इंट्रो के साथ शुरू किया है कि बिहार में राजनीतिक अपराधीकरण बीते कुछ दशकों में बढ़ता गया है। इसमें भारी मात्रा में अपराधियों को टिकट दिया गया तथा कुछ स्तर पर भ्रष्टाचार भी देखने को मिला है। इसके बाद वोहरा कमेटी की रिपोर्ट को मैंने कोट किया कि भारत में कई स्तर पर वोहरा कमेटी के अनुसार भारत में कई स्तर पर अपराधी नेता व्यवसायी के गठजोड़ कार्य कर रहे हैं जो पूरी शासन की व्यवस्था को चबा डालने का सामर्थ्य रखते हैं। और उसके बाद मैंने राजनीति का अपराधीकरण को बताया, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इसमें राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण, इसका विश्लेषण करने के लिए बोला है बिहार के संदर्भ में। तो पहले हम लोग राजनीति के अपराधीकरण का विश्लेषण करेंगे, जिसमें मैंने 2019 के आम चुनाव में 60,000 करोड़ का चुनावी खर्च विभिन्न पार्टियों ने किया। ये चुनाव आयोग का रिपोर्ट था, उसके अनुसार ये डाटा मैंने डाला है। दूसरा में ये धनबल जो है चुनाव में अपराधीकरण को बढ़ावा भी देता है, ये राजनीति का अपराधीकरण हो सकता है। और बिहार में भी कई सांसदों पर धन बाहुबल से चुनाव जीतने का आरोप लगा है। उसके बाद अगला पॉइंट में मैंने अपराधी का राजनीतिकरण के बारे में कुछ पॉइंट्स दे दिए, जैसे कि अपराधियों का राजनीतिकरण में 2019 के लोकसभा में 233 सांसदों के खिलाफ आपराधिक आरोप थे, और जो कि 2014 में मात्र 133 ही थे। तो ये अपराधीकरण राजनीति में बढ़ा है। 29% सांसदों पर जघन्य अपराध का आरोप है, ये भी इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार है। ये मैं कोट करना भूल गया, लेकिन मैंने लिख दिया। तीसरा पॉइंट दिया कि बिहार में पंचायत चुनाव में बंदूकों के बल पर डरा कर वोट बैंक की राजनीति की जा सकती है। मे बी इस सवाल में मैं थोड़ा सा विभिन्न पार्टियों का नाम लेके भी कह सकता था विभिन्न सांसदों के ऊपर, लेकिन वो ज़्यादा पर्सनल हो जाता, इसलिए मैं इसको ऊपर से लिखने की कोशिश किया। अच्छा, इसका एक समाधान भी मैं दे दिया हूँ कि विश्लेषण में एक समाधान भी प्रस्तुत होता है कि जैसे ई-वे एनालिटिक्स बिल के माध्यम से धनबल में कमी तलाशना या कमी लाना, क्योंकि इसमें सारा मतलब ई-वे एनालिटिक्स बिल में सारा जो सांसद है उसका धन का लेखा जोखा होता है कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है। दूसरा था कि चुनाव आयोग के द्वारा सभी सांसदों का क्रिमिनल डाटा ऑनलाइन करना, ईवीएम, ईपिक, सीविजिल ऐप जैसे समाधानों का प्रयोग करना, ठीक है, जो कि इनको कमी लाता है, इनका अपराधीकरण में कमी लाएगा। अतः चुनाव एक निष्पक्ष और अपराध रहित प्रक्रिया है, ठीक है। सांसदों एवं विधायकों के क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक करके ही उन्हें पार्टियों को टिकट देना चाहिए।
ये इसको मैंने लिखने का कोशिश किया है, तो जितना मेरे से हो सका तो मैंने इसको अच्छे से लिखने की कोशिश किया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में वर्तमान राजनीति भारत में वर्तमान जाति एक सामाजिक घटना नहीं रह गई है, बल्कि यह एक राजनीतिक घटना है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? विश्लेषण करें, अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताएं। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती थी, या तो मैं इसको नकार देता, या तो मैं इसको हाँ कर देता, या तो मैं बीच बीच में कहीं रखता। तो मुझे लगा कि मैं इस क्वेश्चन में इस कथन को सही बताऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जाति जो है वर्तमान में सामाजिक घटना नहीं रह गई है, बल्कि राजनीतिक घटना हो गई है, क्योंकि मेरे पास इसके समर्थन में कुछ तर्क थे। इसलिए मैं इसमें एक पक्ष लेके इस क्वेश्चन में आगे बढ़ा हूँ। पता नहीं नंबर मिलेगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैंने एक पक्ष लेकर आगे बढ़ा हूँ, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि आप सहमत हैं या नहीं है। तो मैंने इसका आंसर शुरुआत किया कि इंट्रो से, कि भारत की राजनीति में जाति के नाम पर राजनीति के कारण, अब कारण लिख दिया इसमें, जाति के कारण जाति अब एक सामाजिक घटना नहीं रह गई है, बल्कि इससे ऊपर वो राजनीतिक घटना बन चुकी है। मैं इस कथन से सहमत हूँ। मैंने यहाँ पे अग्री किया, और अग्री करने के बाद मैंने पॉइंट डाला। सबसे पहले मैंने लिखा कि भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति की जो भूमिका है उसको दिया है। जैसे जाति को केंद्र बनाकर वोट लेना आसान होता है, क्योंकि लोगों का भावनात्मक सपोर्ट जो है एक ही स्वजाति के प्रतिनिधि को मिलता है। जैसे यादवों को यादव कैंडिडेट को वोट मिलता है। वैसे अनुसूचित जनजाति और जाति के प्रतिनिधि को बहुलता से उनके ही लोग वोट देते हैं। जैसे बिहार में अधिकतम एससी वोट रामविलास पासवान को ही मिलते हैं, या उनके जो पार्टी एलजेपी को मिलते हैं। ये मैंने एक छोटा सा दिया। उसके बाद मैंने इसके कुछ दुष्परिणाम बताया कि जाति आधारित इसके भेदभाव का उदय होता है, चुनावी अस्मिता का हनन होता है, सामाजिक समरसता की कमी आती है, जातिगत हिंसा और दंगा झड़प होता है। बिहार में जातिगत जनगणना जो हुई थी, ये कहीं ना कहीं ये जातिगत राजनीति को भी बढ़ावा देने हेतु इसका इस्तेमाल किया जाता है। जातिगत जनगणना को एग्जाम्पल में बीजेपी अधिकतम ओबीसी और सामान्य वर्ग के वोट ले जा सकती है, और यादवों को आरजेडी का वोट मिलेगा, मतलब यादवों का वोट आरजेडी को मिलेगा। ये मैंने अपने तर्कों को स्पष्ट किया कि तर्कों से स्पष्ट किया कि किस तरह जाति का इस्तेमाल राजनीति में हो सकता है। अतः यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं लगता कि आज के वर्तमान स्थिति में जाति केवल सामाजिक घटना नहीं, बल्कि राजनीतिक घटना बन गई है। ये मैंने कंक्लूड कर दिया इसको। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, कॉलेजियम क्या है, यह आलोचना के केंद्र में क्यों है, अपने विचार व्यक्त कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड भी था। तो मैंने शुरुआत किया है एक छोटे से हिंटों से। कॉलेजियम व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत वरिष्ठ न्यायाधीशों का समूह सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को चुनता है। कॉलेजियम व्यवस्था के आलोचना में रहने के कारण, इसमें पूछा है आलोचना में क्यों केंद्र में है, तो उसको मैंने लिखा है कि इसमें क्यों केंद्र में, आलोचना के केंद्र में है वो। तो सबसे पहला मैंने लिखा है भाई भतीजावाद या लाल फीता शाही का होना, जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता का अभाव, कोई संवैधानिक प्रावधान का अभाव होना, जजों की क्वालिफिकेशन संबंधी विवाद होना। हालिया संदर्भ में मैंने डीवाई चंद्रचूड़ का एग्जाम्पल दिया कि डीवाई चंद्रचूड़ पर यह टिप्पणी की गई कि वो पूर्व सीजीआई वाईवी चंद्रचूड़ के बेटे हैं, इसलिए वे सीजीआई बने हैं। कई बार राजनीतिक झुकाव के मद्देनजर भी कॉलेजियम व्यवस्था पर तंज कसा जाता है। ठीक है, अब आगे मैंने इसके मेरे विचार से अपने विचार व्यक्त किए हैं कि आपके विचार से, उसमें पूछा गया था क्वेश्चन में, तो मैंने वो लिखा है कि मेरे विचार से कॉलेजियम व्यवस्था के कुछ आवश्यक जरूरतें भी हैं। जैसे जजों की नियुक्ति के संदर्भ में उचित ज्ञान केवल जजों को ही होता है। दूसरा, इससे कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण सुनिश्चित होता है, जो अनुच्छेद 50 में है। मैंने इसको लिख दिया है। अब इसके विरोध में कुछ संदर्भ हैं, जैसे विरोध के संदर्भ में जैसे सांसद ने इस पर संसद ने 99 संविधान संशोधन करके एनजेएसई लाया था, जिसको राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कहते हैं, न्यायिक नियुक्ति आयोग। इसको पहले सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन खारिज कर दिया। इससे पता चलता है कि इस हेतु मेरे विचार से सुप्रीम कोर्ट को कार्यपालिका के पृथक रहने हेतु कॉलेजियम व्यवस्था प्रणाली सही है, परंतु भाई भतीजावाद और फेवर को कम करने की आवश्यकता है। मैंने इसको थोड़ा कंक्लूड कर दिया इसमें। अब आते हैं आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप का। तो इसमें पूछा है कि भारत के संविधान में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के आलोक में बिहार में जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु स्थानीय स्वशासन की भूमिका का चर्चा करें। तो इसमें स्थानीय स्वशासन का भूमिका का चर्चा करना है बिहार के संबंध में। तो आइए देखते हैं। पहले इंट्रो से शुरुआत किया है कि भारत के संविधान में महात्मा गांधी के पंचायत संबंधी नीति निर्देशक विचार को 73वां 74वां संशोधन से सुदृढ़ किया गया या सुदृढ़ बनाया गया। इसमें महिलाओं हेतु प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। बिहार में जमीनी स्तर पर महिला को सशक्त करने हेतु कुछ प्रावधान किए जो 73वां संविधान संशोधन के तहत है। उसमें क्या क्या है, तो 2006 में पंचायती राज अधिनियम आया, जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। बिहार ये करने वाला पहला राज्य है, मैं भूल गया लिखना। ठीक है, अगला अनुच्छेद 243 का जी में कार्यों का उल्लेख किया गया है, जिसमें कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसके तहत जीविका, सेल्फ हेल्प ग्रुप आदि की व्यवस्था की गई है। मैंने इसमें एग्जाम्पल दे दिया है। कुछ लोग जीविका को थोड़ा डिटेल में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लिखा है। फिर मैंने 74वां संविधान संशोधन हेतु महिलाओं का सशक्तिकरण पे आ गया हूँ, और इसमें मैंने लिखा है हाल ही में नगर पालिका चुनाव में बदलाव हुआ, जिसमें 50% महिलाएं चुनी जाएगी। सीधा मेयर और चेयरमैन का चुनाव किया गया, जिसमें महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित होगी। और नगरों में आंगनबाड़ी, स्वयं सहायता ग्रुप, आंगन ऐप से महिलाओं
को रोजगार हेतु महिला हेतु यह प्रावधान किया गया। अतः मैंने इसको कंक्लूड कर दिया लास्ट में कि अतः स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भूमिका को ज़्यादा व्यापक बनाने का कार्य सर्वप्रथम बिहार ने ही किया है। इन पहलों से महिला ज़्यादा आत्मनिर्भर, सक्षम और सबल बनेंगी। ये मैंने कंक्लूड कर दिया। अब आते हैं हम लोग 38 नंबर लॉन्ग आंसर टाइप में। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। तो पहला हमें आएंगे तो हम लोगों ने 2 नंबर में आते हैं, तो इसमें भारत की राजनीति पार्टी को लेकर गठबंधन की राजनीति पे सवाल पूछे गए थे, जिसमें 19 नंबर करके 38 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। और दूसरा था कि जब केंद्र में सरकार बदलती है तो राज्यपाल भी बदलते हैं। इस कथन के संदर्भ में केंद्र और राज्यों के बीच एक कड़ी के रूप में भारत के राज्यपाल की भूमिका की जाँच करें, क्या वह किसी तरह अपने स्वविवेक के अनुसार कार्य कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन जितना लंबा है, इस क्वेश्चन को ब्रेक करने का ज़रूरत है। अब हमने कैसे इसको ब्रेक किया? तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है कि जब केंद्र में सरकार बदलती है तो राज्यपाल भी बदल जाती है। बिल्कुल सही बात है। और इस क्योंकि केंद्र का प्रभाव पड़ता है राज्यपाल पे, जो कि राज्यपाल स्टेट में होते हैं, क्योंकि नहीं तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और दूसरा है कि इस कथन के संदर्भ में केंद्र राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में भारत के राज्यपाल की भूमिका चर्चा करें। तो सबसे पहले हमको केंद्र राज्य के बीच में कड़ी के रूप में जो भारत राज्यपाल भूमिका निभाता है उसके बारे में हमको बताना है कि कैसे वो करता है, क्या उसको कोई प्रॉब्लम भी होता है। और दूसरा पूछता है कि क्या वो अपने स्वविवेक के अनुसार कार्य कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास कुछ अनुच्छेद हैं जिसमें वो कार्य कर सकते हैं, तो उसको एक अलग पार्ट में लिखना है। बांट दिया गया क्वेश्चन को। तो आइए हमने कैसे क्वेश्चन को फ्रेम किया है देखते हैं। सबसे पहले हमने एक इंट्रो दिया है, जो कि इंट्रो हम आप लिख सकते हैं, क्योंकि 38 नंबर क्वेश्चन में यू गॉट प्लेंटी ऑफ पेजेस, सो आप एक थोड़ा बड़ा इंट्रो लिख सकते हैं। तो मैंने शुरू किया सरकारी आयोग की रिपोर्ट से कि सरकारी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राज्यपाल केंद्र और राज्य की कड़ी है तथा एक राज्य में रीढ़ की भूमिका निभाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 से 167 अनुच्छेद में राज्यपाल का वर्णन है तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल की भूमिका मणिपुर, जम्मू कश्मीर और तमिलनाडु में काफ़ी चर्चा में रही है। मैंने इसको करंट से भी जोड़ दिया। अब आते हैं हम लोग इसके बॉडी पे। बॉडी में मैंने वही दिखाया जैसे जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था, मैंने उसी को कोट करने का कि जब केंद्र में राज्यपाल बदलते हैं तो केंद्र में जब सरकार बदलती है, जो केंद्र में सरकार बदलती है तो राज्यपाल भी बदल दिए जाते हैं। इसके प्रमुख कारण है। अब मैं इसके कारण की जांच कर रहा हूँ, तो प्रमुख कारण की जांच करूँगा कि राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए सिफारिशों से होती है। राज्यपाल का कोई कार्यकाल जैसे सुनिश्चित नहीं होता है। कहने को तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, परंतु उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है। केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टी के बहुमत होने के कारण अक्सर राज्यपाल राज्य सरकार से मतभेद हो जाते हैं। इसमें एग्जाम्पल में मैंने हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि पर 3 साल तक 10 बिल रोकने का आरोप DMK द्वारा लगाया गया था, DMK के द्वारा। इस कारण ये चर्चा में था। फिर मैंने केंद्र राज्य की कड़ी के रूप में राज्यपाल की भूमिका की जांच की, क्योंकि उस क्वेश्चन में पूछा गया था दूसरा पार्ट में। तो मैंने इसमें कुछ प्रावधान किए, जैसे राज्य एवं केंद्र सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं, सूचना बिल विधेयक संबंधी कार्य की जानकारी केंद्र को देते हैं, राज्य की वित्तीय प्रशासनिक सिफारिश को केंद्र तक पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल में अनुच्छेद 262 अनुच्छेद में नदी जल विवाद में भूमिका होती है। राज्य के बजट में 41% केंद्र का हिस्सा दिलवाने में केंद्र में से हिस्सा दिलवाने में वो भी मदद करते हैं। केंद्र द्वारा नियुक्ति में सिविल सेवक आयोग के कार्यों का मूल्यांकन करते हैं, और जो IPS ऑफिसर्स होते हैं उनका मूल्यांकन, और राज्य के मुख्यमंत्री एवं न्यायाधीश एवं मंत्रिमंडल को शपथ दिलवाने का एक कार्य करते हैं। परंतु केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारों की वजह से राज्यपाल पर केंद्र के एजेंट बनने का भी आरोप लगते आ रहे हैं। ये हमें एक पॉइंट दे दिया हूँ यहाँ पे। उसके बाद अब क्या था, अब क्वेश्चन में था कि क्या वो स्वविवेक से कार्य कर सकते हैं। तो मैंने उसको क्वेश्चन को अलग लिखा है कि राज्यपाल अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं। जैसे अनुच्छेद 163 यह राज्यपाल को स्वविवेक की शक्ति प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत वह किसी भी विषय पर खुद निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। अनुच्छेद 200 में किसी भी बिल को अपने पास सुरक्षित रख सकता है, जैसे तमिलनाडु के RN रवि का संदर्भ। अनुच्छेद 201 में किसी भी बिल को राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। और अनुच्छेद 356 के अनुसार ये राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकता है, अगर वो विधायी और प्रशासनिक तंत्र सही से कार्य न कर रहा हो। ये उसकी स्वविवेक की शक्तियाँ हैं। अब आगे, इन शक्तियों के कारण राज्यपाल हमेशा विवादों में रहते हैं, क्योंकि उसमें जांच करने के लिए बोला था, तो हम जांच करेंगे कि क्यों विवाद में रहते हैं, क्योंकि जांच करेंगे तो उसमें थोड़ा नेगेटिव पॉइंट भी आएगा। तो जांच करने के लिए अन्य विवाद क्या है, जैसे कार्यकाल का सुनिश्चित ना होना, योग्यता का निर्धारण ना होना और महाभियोग की प्रक्रिया का अभाव होना। इस कारण से अब आते हैं हम लोग इसके समाधान क्या हो सकते हैं। तो इसके समाधान भी हो सकते हैं, जैसे सरकारी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 356 का प्रयोग राज्यपाल द्वारा सीमित रूप से हो, पूंजी आयोग 2010 के अनुसार नियुक्ति में मुख्यमंत्री की सलाह से हो, और महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो लचीली हो, ठीक है, या महाभियोग की प्रक्रिया को लाया जाए। नवाब रिबिया केस के अनुसार 163 की शक्ति जो अनुच्छेद 163 में उसके सीमित उपयोग करे राज्यपाल। SR बोम्मई केस 1994 के तहत सरकार को विघटित करने के पहले फ्लोर टेस्ट का मौका देना चाहिए। और P सिंघल केस के अनुसार राज्यपाल की अवधि सुनिश्चित की जाए। ये कुछ समाधान है जो मैंने लिख दिया है इसको अच्छे से डिटेल में। और फिर मैंने यहाँ पे एक कंक्लूड कर दिया उसको कि शमशेर सिंह बनाम पंजाब के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल राज्य का अभिभावक है तथा उसे निष्पक्ष होकर केंद्र और राज्य को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे भारतीय संघवाद को भी मजबूती मिलेगी। ये
मैंने जितना बेस्ट हो सकता था उतना बेस्ट आंसर लिखने का कोशिश किया है इस सवाल का। तो इसको मैंने 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 5.5 पेज में लिखने का कोशिश किया, क्योंकि मुझे टाइम था मेरे पास फ्रेम करने के लिए, तो मैंने अच्छा लिखा इसमें। अब देखते हैं इसमें कितना मार्क्स मुझे मिलेंगे। मैंने ऐसा हर एस्पेक्ट को कवर करने का भी कोशिश किया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। ये पॉलिटी का आखिरी क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन है कि संप्रेषण का माध्यम होने के अतिरिक्त भाषा अस्मिता के प्रतीक के रूप में प्रभावी रही है। इस कथन के आलोक में भाषाई अस्मिता के राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन था अनुच्छेद 370 में निरस्त होने का। तो मैं भाषा वाला क्वेश्चन में ज़्यादा कंफर्टेबल फील किया, क्योंकि मुझे बहुत चीज़ें याद नहीं थी अनुच्छेद 370 के बारे में। मैं जानता तो था, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं था इसमें, लेकिन इसीलिए मैंने ऊपर वाला संप्रेषण का माध्यम। इसमें क्या है कि संप्रेषण के माध्यम होने के अतिरिक्त भाषा अस्मिता के प्रतीक के रूप में, भाषा कैसे अस्मिता के प्रतीक के रूप में प्रभावी रही है, इसके बारे में लिखना है। और इस कथन के आलोक में, जो ऊपर वाला कथन है, इसमें भारत में जो भाषाई अस्मिता है, इसके राजनीतिक प्रभाव क्या है, मतलब भाषा के कारण जो भारत में जो राजनीतिक प्रभाव उत्पन्न हुए हैं वो क्या क्या है, उनका विश्लेषण करना है। अब देखिए, हमने थोड़ा सा एक इंट्रो से शुरुआत किया है इस क्वेश्चन का। पहले मैंने इसको फ्रेम किया था, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ जानता नहीं था, लेकिन मैं जितना प्रेजेंस ऑफ माइंड काम किया उस हिसाब से इसका आंसर लिखने का कोशिश किया हूँ। अब आगे, जैसे भाषा में आज़ादी के पहले से ही भारत में आज़ादी से पहले ही भाषाई विविधता में एकता देखने को मिली है। भारत के संविधान के अंतर्गत 22 भाषा तथा अनाधिकारिक 1600 से अधिक भाषाएं वर्णित है। यह भारत की भाषाई अस्मिता के रूप में भारत की विविधता को एक मंच पर लाने का अवसर प्रदान करती हैं। यह हमारा इंट्रो हो गया। अब हमने स्टार्ट किया है भाषा अस्मिता एक प्रतीक के रूप में। तो भाषा अस्मिता एक प्रतीक कैसे है? तो विभिन्न भाषाओं का जो समन्वय है, सबसे पहला पॉइंट दिया है कि 1 लाख से अधिक भाषाएं बोली जाती है, 22 संविधान की भाषाएं, 1600 वर्णित भाषाएं, उत्तर दक्षिण में विभिन्न भाषाओं का बोला जाना, यह कहीं ना कहीं भारत के विविधताई समरसता को दिखाता है। अब मैंने छोटा सा एक मैप बना दिया इंडिया का, जिसमें मैंने दिखा दिया कि कहाँ कहाँ का कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। जैसे यहाँ राजस्थानी, फिर कश्मीरी ऊपर में, ठीक है, फिर यहाँ पे मराठी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, संथाली, बंगाली, मैथिली, ठीक है, बोडो, डोगरी, नेपाली, जो भी ये भाषाओं का समन्वय मैं दिखा दिया पूरे देश में। किस तरह विविधता भाषा के बाद भी हमारे यहाँ एकता है। अब आते हैं भाषाई अस्मिता के राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव का विश्लेषण में मैंने दोनों पॉइंट लिया है, सकारात्मक और नकारात्मक। तो सकारात्मक प्रभाव में पहले आते हैं। तो विविध भाषाओं ने भारतीय संस्कृति के विविधता को नया आयाम दिया है। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से भाषा का ज्ञान बढ़ा, ठीक है, लोग जाते हैं तो एक दूसरे स्थान पे भाषा से संस्कृति एवं धार्मिक विकास की भी जानकारी मिलती है। अलग अलग भाषाओं के लोकोक्ति भावनात्मक जुड़ाव, अलग अलग भाषाओं के लोकोक्तियों के कारण भावनात्मक जुड़ाव तथा संप्रेषण का अलग व्यापक महत्व हुआ है। यह भारत को की अखंडता को मजबूती प्रदान करता है। ये कुछ सकारात्मक पहलू हो गए। अब नकारात्मक प्रभाव के बारे में देखते हैं। तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से भाषाई तनाव उत्पन्न हुआ है। जैसे पोट्टी श्रीरामुलु द्वारा, ठीक है, अनसन 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। फलस्वरूप राज्य की भाषा के नाम पर बंटवारे की मांग की जाए। इस कारण से अनेक राज्य बने, जैसे केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि। भाषाई अलगाववाद का उदय हुआ। जैसे वर्तमान स्थिति में बेंगलोर के लोग और अन्य राज्य के निवासी को तमिल बोलने हेतु प्रताड़ित कर रहे हैं। दूसरा बात है कि भाषा का राजनीतिकरण, जैसे दक्षिणी पार्टियों के द्वारा हिंदियों का विरोध करना, ठीक है, त्रिभाषा सूत्र को नकार देना, जैसे डीएमके ने किया था, और दक्षिणी भाषाओं को प्राथमिकता देना। ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ। अब मैं इसके परिणाम के बारे में बता सकता हूँ, और इसके बाद कुछ समाधान को दे दिया हूँ। तो परिणाम में क्या है, विश्लेषण करना था। तो परिणाम में भारतीय अखंडता को खतरा हो सकता है। इससे भारतीय सांस्कृतिक विविधता को आघात पहुँच सकता है। हिंसा, दंगों में जान माल की क्षति हो सकती है। समाधान में मैंने कुछ पॉइंट दे दिए कि जैसे केंद्र राज्य में समन्वय हेतु भाषाई प्रयोग आयोग का गठन होना चाहिए। उत्तर भारत की भाषाओं के साथ दक्षिण भारत की भाषाओं या दक्षिण की भाषाओं को भी आगे लाने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा के तंत्र में भाषा की अदला बदली कर, जैसे दक्षिण में हिंदी शामिल करना तथा उत्तर में दक्षिण भारत की भाषा का ज्ञान देना। कुछ और मैंने समाधान लिखे हैं, जैसे कुछ पहल है। जैसे भाषाई पहल में पहली भाषाई पहल हो सकती है। दूसरा, केंद्रीय विद्यालय द्वारा जो एक वर्ष में एक देश में के हर स्थान पर रहकर बच्चों को विभिन्न भाषाओं की शिक्षा दी जाती है हर वर्ष पे, ये एक अच्छी पहल है। पाठ्यक्रम में सभी भाषाओं का स्थान और योगदान सुनिश्चित करके हम लोग ये पहल को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर इसको मैंने कंक्लूड कर दिया गया कि समग्र लिख दिया मैंने। समग्रतः भाषा भारतीय समाज में केवल संप्रेषण का ही नहीं, बल्कि सामाजिक एकता को स्थापित करने का मूलभूत इकाई है। इस हेतु राज्य एवं केंद्र सरकार को अपनी मतभेद को किनारे करके, आपसी मतभेद को किनारे करके भाषाई समरसता के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। ये मैंने 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, इसको 6 पेज में लिखने की कोशिश किया है। तो मैंने लगभग इसको कंक्लूड कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा जीएस सेक्शन का जो पॉलिटी सेक्शन है ये अच्छा लगा होगा, और आपको एक आइडिया मिला होगा कि कैसे आंसर्स मैंने लिखा है, और आपको भी
कमो बेस इस तरह के आंसर आप लिखते हैं तो मे बी यू विल गेट डिसेंट मार्क्स इन एग्ज़ाम्स। अब देखते हैं मुझे इसमें कितने मार्क्स मिलते हैं। आप लोग के वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और कमेंट में अगर कोई भी सवाल हो तो आप इस कमेंट में इसमें लिख सकते हैं। और मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा तो उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ताकि मैं कुछ और चीज़ें बता सकूं। और अगला वीडियो मैं बेसिकली इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को लेकर लाऊंगा, और उसके बाद मैं साइंस एंड टेक को दिखाऊंगा उसमें। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए।